वहशी इंसान, आराम से करो। तुम्हारी ये दूसरी शादी है, मेरी नहीं। मेरी बीवी को गए हुए भी 3 साल हो गए हैं। 3 साल से मैं भी कमा रही हूँ, समझी? और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। मैं एक हाथ से इसकी धड़कनों को मसलता इसकी सिसकियाँ निकाल रहा था। उफ, तुम पठानों में इतनी शिद्दत क्यों है? और तुम शहरी लड़के इतनी नाजुक क्यों हो? ओ हेलो, मैं कोई नाजुक नहीं, समझे? सरदार अहान यूसुफजई अपनी बुलाती बीवी की बात पर मुस्कुराया। अच्छा, तो आप नाजुक नहीं है? ये कहता एक झटके में इसमें सरायत कर गया। अहान इस जंगली बिल्ली को सही से काबू कर चुका था। गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। शानज़ेब फ्रंट सीट पर बाजू सीने पर लपेटे बैठी थी। चेहरे पर जिद और आंखों में शिकवा। इसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो गुस्से से रुख मोड़ कर बोली, बाबा, आपको मेरी बात कभी समझ नहीं आती। यूनिवर्सिटी में आज मेरा सेमिनार था और मेरी प्रेजेंटेशन थी और आप मुझे जबरदस्ती जिद करके गाँव लेकर जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। गाँव का निज़ाम, वहाँ के रस्म रिवाज और तर्ज जिंदगी सब मुझे जहर लगती है। मगर इसके बावजूद आप मुझे वहीं लेकर जा रहे हैं। एहसान साहब का चेहरा पुरसुकून मगर सख्त था। उन्होंने नजरें सड़क से नहीं हटाई थी। बस एक लम्हे को गहरी सांस लेकर बोले, हर चीज़ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती शान से। कुछ फैसले बाप के भी होते हैं। मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ। क्या तुम अपने बाप की एक बात नहीं मान सकती? शानज़ा ने तंजिया हंसी हंसी। फैसले या जबरदस्ती? आप मेरी हर बात तब मानते हैं जब आपको मेरी बात समझ में आए। मैं कभी आपके साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं करती। अगर आप मुझे किसी चीज़ के लिए रोक देते हैं तो मैं वो काम कभी नहीं करती जो आपको ठेस पहुंचाए। लेकिन मेरे 1000 बार कहने के बावजूद कि यूनिवर्सिटी में मेरा सेमिनार है, वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन है और आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। हालांकि आप मेरे उसूलों से वाकिफ हैं। जबरदस्ती आप मुझे ले आए। आप जानते हैं बाबा, मैं वहाँ कितनी मेहनत से तैयारी कर रही थी, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी जिद अजीज है। और ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे इतनी अर्जेंट गाँव लेकर जा रहे हैं? ना आप मुझे गद्दा बता रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। बस जबरदस्ती गाड़ी में बिठाए और ले आए। एहसान साहब के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जम गए थे। इनके चेहरे पर लम्हे भर को कोई साया साया था, जैसे दिल के अंदर कुछ भारी सा महसूस हुआ हो। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए थे। चंद लम्हे बाद वो धीरे से बोले, एक बात पूछूं तुमसे? शानज़ेब नाराज देखते हुए बोली, अगर इनकार कर दूंगी तो कौन सा आप खामोश हो जाएंगे? मेरी बात तो सुनना आप गुनाह समझते हैं ना? पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आपको? वो नजरें सड़क पर रखते हुए बोली, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि तुम्हारे बाप को अपनी जान देनी पड़ी तो क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे बदले दोगी? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी जान कोई ले रहा होगा तो क्या तुम अपनी जिंदगी की खुशियों के साथ समझौता कर लोगी या फिर मुझे मरने दोगी? शानज़ेब चौंक कर इनकी तरफ देखने लगी थी। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कहीं में आप क्या बोल रहे हैं? खुदा ना करे आपको कुछ हो। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? बाबा, हम गाँव क्यों जा रहे हैं? आप मुझे बताएं। कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे महसूस हो रहा है। वो संजीदगी से बोली, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मारा नहीं जाएगा, बस कुर्बानी देनी होगी। अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें छोड़नी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? वो इसकी बात को नजरअंदाज किए अपनी बात पर ही जोर दे रहे थे। शानज़ेब ने चंद लम्हे इनका चेहरा देखा। इनके अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब पैदा हो गया था। बाबा, ये सब क्या है? अब आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आप बिलावजह की बात करके मुझे अजियत दे रहे हैं, क्या बात है? बोली तो सही एक दफा। एहसान साहब के होठों पर हल्की मगर तुलख मुस्कुराहट आई थी। डरा नहीं रहा, बस देख रहा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है या फिर सिर्फ मेरे नाम और दौलत से, क्योंकि आज तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे लिए क्या करेगी। शानज़ेब की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी थी। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी बात करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, मगर वो जिद में खामोश रही। बाहर के मनाजिर, धुंधला के खेत, दरख्त, कभी कभार को मोटरसाइकिल वाला, सब एक बहते मंजर में बदल गए थे। चंद लम्हे बाद वो धीमी आवाज में बोली, आपको लगता है मैं सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती हूँ, आपसे नहीं? मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे हैरानगी है आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद एक ऐसी सोच के मालिक हैं। यह कहकर इसने अपना रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। आंखों से बेख्तियार आंसू बह गए थे। वो बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन आज अपने बाप की ऐसी बात सुनकर अंदर से टूट गई थी। दूसरी जानिब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस सड़क पर नजरें जमाए रखी थी। शानज़ेब ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया था। वो इनकी तरफ अब बिल्कुल भी मुतवज्जह नहीं थी। वो शीशे के पार देखती रही जहाँ हवा इसके बालों के किनारे उड़ा रही थी। वो पैंट और शर्ट में थी, सफेद शर्ट के बाजू कहनी तक चढ़े हुए, गले में चांदी की चेन हल्की सी झलक दे रही थी। जीन्स का रंग नीला मगर खाकलूद सा हो गया था, जैसे इसके अंदर भी वही सफर का बोझ समा गया हो। चंद लम्हे तक इसने इनके जवाब का इंतजार किया था, मगर जब वो कुछ ना बोले तो वो दोबारा धीरे से बोली, बाबा, आप बदल गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये आप है ना? आप मुझे बता रहे हैं और ना अपने रवैये का आपको एहसास हो रहा है। एहसान साहब धीमी आवाज में बोले, नहीं, वक्त बदल गया है और मुझे मेरे रवैये का बखूबी एहसास है। माँ बाप को कभी कभी अपनी औलाद पर सख्ती करनी पड़ती है और तुम कोई अनोखी नहीं हो जो तुम्हारे साथ सख्ती की जा रही है। गाड़ी एक मोड़ पर आई। सामने गांव की पहली बस्ती दिखाई दी। मट्टी के मकान, दरवाजों के बाहर चारपाइयाँ, कहीं धुआं उठता हुआ। शानज़ेब ने उलझी नजरों से देखा, यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? मैं दोबारा वही सवाल दोहरा रही हूँ बाबा, मुझे बेचैनी हो रही है। आप क्यों मुझे टेंशन दे रहे हैं? वो अब चिल्ला पड़ी थी। एहसान साहब ने गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रोकी।
यही देखना था कि तुम अपने बाबा के साथ चल सकती हो या नहीं। जिंदगी हमेशा शहर की चमक में नहीं गुजरती। कुछ चीजें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं और मुझे उम्मीद है तुम्हारा ये सफर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। शांति ने गाड़ी का दरवाजा खोला, कदम नीचे रखा और गिर्द इसके जूतों के गिर्द उड़ गई। वो चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगी जहाँ शाम का अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। एहसान साहब आहिस्तगी से बोले, आज की रात फैसला करेगी कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। शांति ने सर झुका लिया। बहुत कुछ कहने को था मगर अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी और हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट होने लगी। गाड़ी के इंजन की गर्मी जैसे अभी तक इनके बीच खामोशी में दहक रही थी, वो इसको लिए अब हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गए थे, इस बात से बेखबर कि जिंदगी इन दोनों को ही एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचाने वाली है जहां से वापसी अब किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। हवेली के फैसलों पर जमाने की पुरानी सांसें बाकी थी, मगर अंदर कदम रखते ही शांजे को यूं लगा जैसे वो किसी अजीब तजाद में दाखिल हो गई हो। बाहर से हवेली पुरानी, अंदर से चमकती हुई। लाउंज का शानदार खूबसूरत था, कलीन इतने नरम के पांव धंस जाए। दीवारों पर तलाई फ्रेमों में पुरानी तस्वीरें और फनूस की रोशनी पूरे कमरे को एक नरमी से नहला रही थी। शांति सोफे पर बैठते हुए बेसाख्ता बोली, बाबा मुझे लगता है ये हमारा घर नहीं है। मतलब जो गांव में हमारी पुरानी हवेली है वो कई साल से बंद है, तो ये इतनी साफ सुथरी कैसे हो सकती है? आप मुझे हकीकत क्यों नहीं बता रहे? एहसान साहब ने इसे गौर से देखा, फिर नरम लहजे में बोले, तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं, लेकिन वजह बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल खामोशी से बैठी रहो। जो भी कोई तुमसे मिलने आए तरीके से खड़े होकर सलाम करना, किसी से भी बदकलामी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये भी तुम्हारे बाप का ही घर है। वो कुछ और कहना चाहते थे कि दरवाजा अचानक खुला। एक बैसाखी की टिक टिक के साथ एक औरत अंदर दाखिल हुई। ऊंचा कद, चेहरे पर सख्ती, पेशानी पर चंद गहरी लकीरें। शांजे ने चौंक कर देखा। एहसान साहब फौरन उठ खड़े हुए और एहतराम से बोले, माँ जी अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? आप मुझे अपने कमरे में बुला लेती। वो फौरन इनके करीब बढ़कर इनके हाथ थाम चुके थे और सोफे के करीब ले आए थे। शांजे भी अदबन खड़ी हो गई थी। अपने बाप की इज्जत का भी तो ख्याल रखना था। खातून करीब आई तो एहसान साहब धीरे से बोले, ये मेरी बेटी है शांजे एहसान। इनके लहजे में अपनी औलाद के लिए प्यार ही प्यार था। गुलनाज बेगम ने एक निगाह शांजे पर डाली, सर से पांव तक, फिर एक तंजिया सांस लेकर बोली, तुम्हारी बेटी को अदब मालूम नहीं है तो क्या तुमने इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं सिखाए? ये गाँव है, शहर नहीं। यहाँ लड़कियां इस रंग के लिबास नहीं पहनती हैं। न सलाम न लिहाज। तुमने इसकी बिल्कुल अच्छी तरबियत नहीं की है। शांजे का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसने सख्त निगाहों से सामने खड़ी औरत को देखा था और निहायत दरश्त लहजे में बोली, सलाम करना मुझे आता है, मगर मैं उन लोगों को सलाम नहीं करती जो सिर्फ दूसरों के लिबास से इनकी इज्जत नापते हैं, और आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी तरबियत पर उंगली उठाएं। गुलनाज बेगम के चेहरे का रंग बदल गया था। वो सख्त लहजे में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे गुस्ताखी कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? शांजे भी इन्हीं के अंदाज में बोली, जी मुझे सब पता और इस बात का ख्याल भी है। जब भी आपकी इज्जत पे खड़ी हुई थी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मेहमान से इस तरह पेश नहीं आते, और मैं यहाँ मेहमान हूँ, कैदी नहीं, जो आप भला वजह आते साथ ही मेरी तरबियत पर उंगली उठा रही हैं। एहसान साहब का सबर जवाब दे गया था। वो सब बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन गुलनाज बेगम के लिए ऐसा लहजा हरगिज नहीं। शांजे, वो धाड़े बस करो, जुबान बंद करो फौरन। किस तरह की बात कर रही हो? तुम बड़ी हैं वो तुमसे, जुबान संभाल कर बात करो। कमरे में एक लम्हे को खामोशी फैल गई। इसे गुस्से से मुठियां भेजी थी। फनूस की रोशनी अब भारी लगने लगी थी। गुलनाज बेगम कुर्सी पर टेक लगाते हुए बोली, अब क्या फायदा तुम्हारा तरबियत का राग अलापने का? जब वक्त था तब तुमसे कहा था ये लड़की हमें दे दो, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लो, तुम्हारी तरबियत का नतीजा तुम्हारे सामने ही बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी कर रही है। एहसान साहब के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से दोनों के असर से, माँ जी प्लीज आप मेरे साथ चले, मैं आपसे आपके कमरे में बात करना चाहता हूँ। इस लड़की का दिमाग तो मैं अकेले में दुरुस्त करूंगा। इनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया था। इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनकी लाडली इन्हें इस तरह रुसवा करवाएगी। गुलनाज बेगम ने बैसाखी संभाली और एक आखिरी तंजिया नजर शांजे पर डाली और बोली, चलो देखते हैं अब तुम्हारे अल्फाज तुम्हें कहाँ लेकर जाते हैं। बेहतर था कि तुम इसको समझा कर यहाँ लाते। ये लिबास यहाँ पहनने लायक नहीं है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। एहसान साहब ने जाते जाते शांजे पर सख्त नजर डाली, यहीं बैठो और खामोश रहो, मैं वापस आता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। तुम्हें जरा बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। अगर वो कुछ कह रही है तो तुम खामोश नहीं रह सकती थी। अपनी गज पर जुबान का इस्तेमाल करना जरूरी था। शांजे दबे लहजे में बोली,
बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह अजीब है। हम पुरानी हवेली चले जाते हैं, धूल मिट्टी हो, पुरसकून तो कम से कम वहाँ होगा। बदतमीजी की एक हद होती है। और हाँ, अब कमरे से बाहर नहीं निकलना, मैं आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। एहसान साहब पलटे। इनकी आवाज में अब हुक्म का जहर घुल चुका था। वो मजीद कुछ कहते ही इससे पहले ही वो बोली, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझे अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले वो सख्त लहजे में दाड़े। मैंने कहा खामोश रहो शान से, एक लफ्ज और नहीं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, चुप हो जाओ। वो दांत पीसते बोले और दरवाजा जोर से बंद करके गुलनाज बेगम के पीछे चले गए थे। शानज़ेब चंद लम्हे तक साकित बैठी रही। फनूस की रोशनी इसके चेहरे पर पड़कर टूटने लगी थी। बाहर से हवा खिड़की के पर्दे हल्का सा हिला रही थी। वो धीरे से बोली, ये घर साफ तो है मगर हवा इसकी बदबूदार है। पता नहीं कहाँ मुझे ले आए हैं, अजीब मुसीबत है। कितने मजे से सब सेमिनार की तैयारियां कर रहे होंगे और यहाँ मैं बैठकर अजीब लोगों की बकवास बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। वो सोफे से टेक लगाकर बैठ गई थी मगर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वक्त अपनी सुस्त चाल में रेंग रहा था। शानज़ेब को लाउंज में बैठे आधा घंटा गुजर चुका था। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे हर गुजरते लम्हे के साथ इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एहसान साहब का कोई अता पता नहीं था। गुलनाज बेगम के कमरे का दरवाजा बंद था और खामोशी ऐसी कि सांसों की आवाज तक सुनाई ना दे। शानज़ेब ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ सोफे से उठकर चहलकदमी शुरू कर दी थी। क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं? वो बड़बड़ाई, पता नहीं कहाँ ले आए हैं बाबा मुझे। वो आधा घंटा वहां बैठी थी मगर अब इससे मजीद बैठा नहीं जा रहा था। वो गुस्से से बड़बड़ाई, बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ देखना होगा। ये बाबा गए कहाँ हैं? इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं, मुझे यहाँ लाकर भूल ही गए हैं। सफर की थकान अलग और भूख भी इसे शदीद लग रही थी, इसलिए वो अब अपने बाप को तलाश करने लगी थी। वो दरवाजा खोलकर लाउंज से बाहर आई। राहदारी लंबी थी, दोनों तरफ दरवाजे, दरमियान में संगे मरमर का फर्श जो उसके कदमों की चाप वापस उछाल रहा था। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोई दिखाई नहीं दिया। खाली दलान, खामोश दीवारें, बस दीवार से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। शानज़ेब ने सर उठाकर सुना। किसी मर्द की भारी आवाज थी। दरमियान में कुछ और मर्दों की दबी दबी गुफ्तगू। वो आहिस्ता आहिस्ता इस सिमत बढ़ी। सामने एक सुनहरी जालीदार दीवार थी जिसके पीछे कई लोग बैठे नजर आ रहे थे। वो तजस्सुस में वहां तक पहुंची। जाली के पार देखा एक लंबी मेज, इसके गिर्द गहरे रंग के कपड़ों में मर्द बैठे थे। दरमियान में एक बुलंद कुर्सी पर एक शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर रौब और सुकून दोनों साथ थे। दरवाजे के ऊपर तख्ती लगी थी, मर्दान खाना। शानज़ेब एक लम्हे को रुकी मगर अगले लम्हे कंधे झटक कर दरवाजा खोल दिया था। अंदर दाखिल होते ही तमाम निगाहें इस पर ठहर गई थी। जीन्स और हल्की नीली शर्ट में मलबूस, बाल खुले, चेहरे पर उलझन। वो मंजर जैसे लम्हे भर को मंजमद हो गया था। तमाम मर्द नजरें झुका गए थे सिवाय एक के। वो जनान खाने के हिस्से से आई थी, इसलिए सब अदाब में सर झुका चुके थे क्योंकि सबको अच्छी तरह मालूम था सामने बैठा शख्स गलत निगाह पर आंखें नोच सकता है। सरदार आहान यूसुफजई, ऊंचा कद, चौड़ी छाती, आंखों में सर्द वकार। वो सफेद शलवार कमीज पहने बला का हसीन लग रहा था। सर पर सरदार की पगड़ी भी मौजूद थी जो इसे मजीद रोबदार बना रही थी। वो धीरे से उठा मगर आवाज में सख्ती थी। कौन हो तुम? तुम्हें इल्म नहीं? मर्दान खाना है, यहाँ औरतें नहीं आती। बाहर नजर नहीं आया था लिखा हुआ? गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शानज़ेब आबरू उठाते हुए बोली, मुझे यहाँ आना भी नहीं था मगर मेरे बाबा किसी औरत के कमरे में गए हैं। आधा घंटा हो गया इनका इंतजार करते हुए, इसलिए थक गई तो यहाँ आ गई। आहान ने भवेश से केड़ी, क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बाप किसी औरत के कमरे में है? इसके लहजे में तहीर और गुस्सा दोनों शामिल थे। कौन है तुम्हारा बाप? इसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात आ गए थे। एहसान साहब, वो बोली, मैं इनकी बेटी हूँ, शानज़ेब एहसान। एक लम्हे को आहान की नजरें इसके चेहरे पर ठहर गई जैसे किसी पुरानी कहानी की झलक पहचान ली हो। फिर अचानक वो बुलंद आवाज में बोला, सब लोग बाहर जाओ। कमरे में बैठे तमाम मर्द फौरन उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा बंद हुआ तो सिर्फ वो दोनों रह गए थे। आहान कदम ब कदम आगे बढ़ा, इसके करीब आया। इसकी आंखों में एक अजीब इंतजार था, गुस्सा भी, हैरत भी। तुम्हारा दिमाग ठीक है लड़की? किसकी इजाजत से तुम यहाँ दाखिल हुई हो? शानज़ेब तेजी से बोली, ये कौन सा जुर्म खाना है जहाँ दाखिल नहीं हो सकते? तुम लोग खुद को क्या समझते हो? जरा सी बात पर इतना तमाशा। आहान की आवाज भारी हो गई थी। जुबान संभालो, तुम जिस लहजे में बात कर रही हो वो इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाती। शानज़ेब तुलख अंदाज में हंसी, और तुम कौन हो? घर के मालिक? वो लम्हे भर को चुप रहा, फिर झुक कर बोला, इस घर का मालिक मेरा बाप है लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मालिक मैं हूँ, यानी तुम्हारा होने वाला शोहर। शानज़ेब के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या मतलब? वो मजीद करीब आया, कमर के पीछे हाथ डालकर इसे अपने करीब खींचा। इसकी सुलगती हुई उंगलियां इसकी कमर में धंस रही थी।
हमारे खानदान की बेटी और इस तरह का लिबास पहनकर मर्दान खाने में चली आई। तुम्हें जरा शर्म नहीं है? शानजे ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना कि मुझे। छोड़ो, दूर रहो घटिया इंसान, ये क्या बदतमीजी है। अभी वो मजीद चीखती, इसी लम्हे दरवाजा खुला। एहसान साहब अंदर दाखिल हुए। अहान, इनकी आवाज हल्की मगर लरजती हुई थी। ये मेरी बेटी है, गलती से यहाँ आ गई, माफ करना। अहान फौरन पीछे हटा, चेहरे पर जब्त की झलक। एहसान साहब ने झुक कर सलाम किया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उन्होंने तेज कदमों से आकर शानजे का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। शानजे ने कुछ कहना चाहा मगर इनकी निगाह ऐसी थी कि लफ्ज साकित हो गए थे। वो इसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गए थे। दरवाजा बंद होते ही अहान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखा। आंखों में कनों की सख्ती के साथ नरमी भी आ गई थी। वो लड़की सरापाई क़यामत थी। वो पूरी इसरार सा मुस्कुराता सर झटक कर वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया था। दूसरी जानिब एहसान साहब इसको लिए सीधा इस कमरे में आए थे जो इन दोनों को ठहरने के लिए दिया गया था। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ तो आवाज दीवारों में गूंजी। एहसान साहब शानजे का हाथ छोड़ते हुए एक कदम पीछे उठे और गहरी सांस ली। इनके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ झलक रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी लाउंज से बाहर जाने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना? शानजे भव्य चढ़ा कर बोली। बाबा, ये सब क्या चल रहा है? आप मुझे कहाँ ले आए हैं? वो आदमी कह रहा था कि वो मेरा होने वाला शोहर है। मैं किसी गांव के मर्द से शादी नहीं करूंगी। ये बात आप अभी जहन से निकाल दे। एहसान साहब थक कर सोफे पर बैठते हुए बोले। बैठ जाओ शानजे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात सुन लो। शानजे दो कदम पीछे हटकर सर्द लहजे में बोली। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात। हो क्या गया है आपको? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? एहसान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा बाप मर जाए? शानजे आगे बढ़कर तेज लहजे में बोली। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए, आपकी बेटी अभी जिंदा है। अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? एहसान साहब के लहजे में अब कमजोरी धर आई थी। शानजे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुन लो। इनके हाथों का कांपना देखकर शानजे थम गई थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। फनूस की मध्यम रोशनी में इसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। बाबा, हुआ क्या है? कुछ तो बताएं। एहसान साहब ने नजरें झुकाई। आवाज मध्यम हो गई थी। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अगर मैंने कसास की सूरत में तुम्हें इन लोगों के सामने पेश नहीं किया तो मुझे मार डालेंगे। मेरी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। शानजे का मुंह खुल गया। क्या? उन्होंने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा। और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ की बांदी बना दिया जाएगा? शानजे, मैं कुछ नहीं बचा सकूंगा। तुम बस अपने बाप की खातिर हाँ कह दो। शानजे का सांस अटक गया। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं खुद को इन लोगों के हवाले कर दूं? एहसान साहब के चेहरे पर शिकस्त थी। वो सरदार अहान यूसुफजई है, बहुत नेक इंसान है। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी लेकिन हादसे में बीवी मर गई। वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। तुम खुश रहोगी बेटी, बस एक बार हाँ कह दो। शानजे का लहजा कांपने लगा था मगर गुस्सा फिर भी झलक रहा था। बाबा, आप पागल हो चुके हैं। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, खास तौर पर किसी गांव के सरदार से। हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। एहसान साहब ने मेज पर हाथ मारा। आवाज गूंजी। तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है। तमाशा बंद करो खुदा के लिए। तुम क्यों मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही हो? शानजे के आंसू आंखों के किनारे पर लर्जने लगे। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान क्यों करूं बाबा? मैंने क्या जुर्म किया है? एहसान साहब कपकपाते लबों से बोले। तुम मेरी बेटी हो, यही तुम्हारा जुर्म है। बस मैंने कह दिया तुम्हारा निकाह हो रहा है और तुम करोगी। मैं तुम्हें यहाँ की बांदी नहीं बनने दूंगा। शानजे की आवाज बुलंद हो गई। मैं नहीं करूंगी किसी से भी निकाह। आप सुन रहे हैं ना? एहसान साहब ने रुख मोड़ लिया जैसे मजीद बर्दाश्त न हो। उस सर्द लहजे में बोली। बात खत्म। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। शानजे आगे बढ़ी। बाबा रुके, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। इस 4 दीवारी में मेरा दम घुट जाएगा। बाबा, मैं मर जाऊंगी। मत करें मेरे साथ ऐसा। वो रोते हुए तकरीबन चीख कर बोली। कुछ कहे बगैर वो दरवाजा बंद करते बाहर निकल गए थे। शानजा ने लपक कर दरवाजा खोला मगर हैंडल घूमने से इनकार कर गया था। बाबा, इसने पूरी कुव्वत से धकेला मगर दरवाजा बंद था। वो दीवार से टिक कर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बहुत मजबूत लड़की थी लेकिन यहाँ कर इसे अपना कैद में मुब्तला नजर आ रहा था। कमरे में खामोशी गहरी हो गई थी। सिर्फ हवा खिड़की के पट हिला रही थी जैसे इसकी बेबसी पर अफसोस कर रही हो। आहिस्ता से बोली। अगर ये मोहब्बत है तो मैं कभी समझना नहीं चाहती। फिर चुप हो गई, बिल्कुल जैसे इस कमरे की खामोश दीवारें जो हर रात सुनकर भी कुछ नहीं कहती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की स्याही चारों जानिब फैल चुकी थी। एहसान साहब के दूसरे कमरे में गहरी खामोशी थी। एहसान साहब पलंग पर नींद दराज थे, सर के नीचे हाथ रखे छत की तरफ खाली नजरों से देखते हुए इनके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे मगर वो रुके नहीं। सांसें बोझल थी जैसे हर सांस के साथ एक नया जख्म जाग रहा हो। रात का अंधेरा कमरे में फैला हुआ था। सिर्फ बिस्तर के करीब रखे दिए की मध्यम रोशनी में इनका चेहरा वाजिया था। उदासी, थकन और गुनाह का बोझ सब एक साथ झलक रहा था।
चंद लम्हों बाद इनकी आंखें बंद हुई तो यादों का दरवाजा खुल गया। शाम का मंजर आंखों के सामने आ गया था। वो गुलनाज बेगम के साथ इस पुराने कमरे में दाखिल हुए थे। वो सोफे पर बैठ गई थी। गुलनाज बेगम नजरें उठाए बगैर बोली, देख पुत्र, जितना मैं तुझे बचा सकती थी बचा लिया, मगर अब कसास तुझे देना ही होगा। एहसान साहब थके लहजे में बोले, माँ जी आप कुछ कर नहीं सकती कि आपने मुझे बचपन से पाला, मेरी हर गलती छुपाई है। अब भी कोई राह निकाल ले। मैं शर्मिंदा हूँ, जो कुछ हुआ गलत था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तो ये गाँव ये हवेली सब छोड़ दिया। फिर भाई साहब क्यों ये मदा उठा रहे हैं? सरदार को कोई भी लड़की मिल सकती है, मेरी बेटी ही क्यों? वो राजी नहीं होगी। वो बहुत आजाद ख्याल है, हमारे सरदार के लिए वो लड़की ठीक नहीं है। गुलनाज बेगम की निगाह तेज हो गई थी। तो ये ख्याल इस वक्त कहाँ था जब तूने आहान की माँ पर तशद्दुद किया था, जब इसकी इज्जत पर दाग लगाया था? एहसान के लब कांप गए थे। माँ जी वो एक गलत फहमी थी, मैंने ऐसा इरादा नहीं किया था। गलत फहमी? और तुलखी से हंसी, इस गलत फहमी में एक औरत मर गई। एहसान, आहान अभी तक खामोश है, मगर इसकी खामोशी तूफान है। मत भड़का इसे। अगर इसका बाप को सास की सूरत में ये मामला खत्म कर रहा है तो इसी में खैर है। एहसान साहब ने बेबसी से सर झुका लिया। मेरी बेटी, इसे सच नहीं मालूम, जिस दिन जान गई वो भी मुझसे नफरत करेगी। वो बोली, इसे अभी ना जानने दो, बस अपनी बेटी चुपचाप इस घर में दे दो। मैं हूं ना, मेरी पोती है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। एहसान साहब लरजती आवाज में बोले, आहान मेरी बेटी को मार डालेगा माँ जी। वो सरदार है, इसके गुस्से को तो आप जानती ही हैं। वो सर झुकाए बोले, तो फिर अपने गुनाह का बोझ खुद उठा एहसान, या तो अपनी बेटी को पेश कर दे या फिर अपने आप को, दोनों में से एक कीमत तो चुकानी ही होगी। कमरे में खामोशी छा गई। एहसान साहब ने नजरें झुकाए बहुत देर तक जमीन को देखा। आखिरकार आहिस्ता से बोला, मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी को कसास के तौर पर पेश करने को तैयार हूँ, बतौर बीवी। गुलनाज बेगम ने सर हिलाया, बहुत खूब, अब जा अपनी बेटी को भी समझा दे। ये कहते हुए फिर अपनी तस्वीर में मसरूफ हो गई थी, जैसे ये बात कोई नेकी का काम हो। माजी का धुंधला मंजर खत्म हुआ तो एहसान साहब की आंखें खुल गईं। कमरे में वही अंधेरा, वही उदासी, मगर अब इसके अंदर चीखें गूंज रही थी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गए थे। काश मैंने इस दिन अपनी हवस पर काबू पा लिया होता। इनके होठों से लरजती सरगोशी निकली तो आज मेरी बेटी को बलि का बकरा ना बनना पड़ता। इनके आंसू तेजी से बहने लगे। बाहर हवा की हल्की सी लहर पर्दे को हिलाने लगी थी, जैसे फिजा भी इनके दुख की गवाही दे रही हो। उसे सक्कर बोले, या खुदा, मैंने क्या कर दिया? कमरे की खामोशी में इनकी टूटी हुई आवाज गूंजती जा रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती गई, मगर इनके दिल पर जो बोझ था वो मजीद गहरा होता चला गया था। वक्त तो तेजी से गुजरता जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सहन में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हवा के झोंके कभी कभार दरवाजों को हिलाते और फिर सब कुछ फिर से साकित हो जाता। सरदार आहान लंबे कदमों से राहदारी अबूर कर रहा था। इनके चेहरे पर सख्ती, आंखों में अनजानी बेचैनी थी। जब शांजे के कमरे के करीब से गुजरा तो दरवाजे पर दस्तक नहीं बल्कि जोरदार धमाकों की सी आवाज आई, जैसे कोई कैद से निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो चंद लम्हे रुक गया, दरवाजे को देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे से खोल दिया। अंदर शांजे खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज, चेहरे पर गुस्से और खौफ का इंतजार था। इसे चौंक कर पीछे कदम लिया। पागल हो गई हो? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? वो गुस्से से धारता इसकी तरफ बढ़ा। इसका लहजा भारी था। इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर इसकी होने वाली बीवी मौजूद है। शांजे तेजी से बोली, मुझे बाहर जाना, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हटो रास्ते से। वो मौजूद कुछ कहती से पहले ही वो बोला, यहाँ के असूल तुम्हारे शहर वाले नहीं हैं। वो आहिस्ता मगर गहरे लहजे में बोला, ये हवेली है जहाँ शोर मचाने वाली औरतें इज्जत खो देती हैं। इज्जत? इसे तंज भरी हंसी के साथ कहा, मेरा बाप मुझे यहाँ धोखे से लाया और तुम इज्जत की बात कर रहे हो? मैं तुम जैसे लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। इसके अल्फाज तलवार की तरह का काट डाट थे। सरदार आहान ने चंद लम्हे से देखा। जुबान काबू में रखो, तुम जिसके नाम पर यहाँ बैठी हो वो शख्स मैं हूँ, और मेरी इस गाँव में और इस हवेली में बहुत इज्जत है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पर जरा बराबर भी हर्फ आया तो याद रखना, तुम्हें यही जिंदा जमीन में दफना दूंगा। वो मजीद कुछ कहता, इससे पहले वो बोली, मेरे सामने इज्जत का नाम भी मत लो। इज्जतदार लोग तुम लोग जैसे नहीं होते, और ये समझ लो मैं किसी के नाम पर नहीं जीती, मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ। आहान आहिस्ता से बोला, क्यों? तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं तुम यहाँ क्यों हो? मेरे नाम पर क्यों बैठी हो? तुम्हारे बाप ने जो कर्ज चुकाना था वो तुम्हारे वजूद से चुकाया जा रहा है। तुम यहाँ जिद के तौर पर नहीं, सजा के तौर पर आई हो, समझी? शांजे का चेहरा सर्द बढ़ गया था। वो गुस्से से बोली, और तुम अपने गुस्से को इंसाफ का नाम दे रहे हो? यही तुम्हारी मर्दानगी है? वो लम्हे भर कुछ नहीं बोला, बस इसके करीब आया, इतना कि दोनों के दरमियान हवा का एक धागा भी नहीं बचा। इसकी आंखों में तूफान था मगर हाथ काबू में। एहतियात से बोलना, लड़की, तुम जिस आग में हाथ डाल रही हो वो तुम्हें जला भी सकती है, और मुझे भी। इसकी अपनी जुबान को लगाम दो, मैं जलने से नहीं डरती। वो आहिस्ता से बोली, लेकिन कैद से नफरत है। इसके अल्फाज पर वो लम्हे के लिए खामोश हुआ, जैसे दिल ने कुछ कहा, मगर फिर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम्हें जल्द समझ आ जाएगी कि यहाँ आज़ादी नहीं,
हुक्म चलता है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया था। दरवाजे की चटकने की आवाज के बाद कमरा फिर सुनसान हो गया था। शामज़ी ने रसती सांस के साथ दीवार के सहारे बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। काश बाबा ये ख्वाब होता, इसने बमुश्किल इतना कहा और आंखों से आंसू बह निकले थे। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। इसने दोबारा उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, मगर दोबारा दरवाजे को बंद कर दिया गया था। इसे अपना आप किसी कैदी की मानिधी लग रहा था। दिल चाह रहा था अपनी जान ले ले, मगर वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि खुद को खत्म कर लेती। वो रोना तो जानती थी, मगर अपनी जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद करना नहीं। वो खुद से बड़बड़ाई थी, जो भी सच है मैं पता लगा करूंगी, इस सरदार को मैं अच्छे से देख लूंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सुबह की हल्की किरणें खिड़की के परों से छनकर कमरे के फर्श पर बिखर रही थी। फिजा में बोझल खामोशी थी, जैसे रात की किसी रोने की बाज़गश्त अभी तक मौजूद हो। एहसान साहब आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में इनकी बेटी शांजे बैठी थी, उलझे हुए बाल, सुर्ख आंखें, चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। इन्हें दाखिल होता देख वो फौरन खड़ी हो गई थी और इन्हें देखते हुए गुस्से से बोली, क्या लेने आए हैं अब आप? इसके फाज लर्ज रही थी। एहसान साहब धीरे से बोले, बेटा मेरी बात तो सुन लो, मैं बहुत बेबस होकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो तुलखी से हंसी, किस बात की बेबसी बाबा, आपने तो मुझे बेबस कर दिया है। अगर यही सब करना था तो सीधी गोली मार देते। आपने मेरी जात का तमाशा बना दिया है बाबा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी और इसी वक्त वजह जाननी है। एहसान साहब की नजरें झुक गई थी। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हालात मेरे हाथ में नहीं थे। शांजे सख्ती से बोली, हालात या आपका ज़मीर? आपने मुझे इस आदमी के हवाले करने का फैसला किया, आखिर क्यों, जिससे बात करने की तमीज तक नहीं है? आप जानते भी हैं वो कैसे इंसान है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो धीमे लहजे में बोले, वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत नेक है। वो बोले तो इसकी आवाज कांप रही थी। नेक है? इसके लब कांटे। नेक लोग औरतों को धमकियां नहीं देते, दीवार से नहीं लगाते। आप मुझे इस जहालत में धकेल रहे हैं जिससे आप खुद भागे थे। कमरे में कुछ लम्हे मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सिर्फ बाहर परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। एहसान साहब ने गहरी सांस ली। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, शायद वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। वो सख्त लहजे में बोली, बताइए आखिर क्या मामला है? मैं खुद थक गई हूँ। मेरा इतना स्पोर्टिव बाप मुझे यहाँ लाकर कैद कर रहा है। मैं थक चुकी हूँ बाबा। वो बोझल कदमों से कुर्सी पर बैठे, इनकी आवाज टूटी हुई थी। मैं इसी खानदान का फर्द हूँ। तुम्हारी दादी गुलनाज बेगम वही है जिनसे तुम्हारी कल बहस हुई थी। मेरे वालिद ने 2 शादियां की थी, एक इनसे और दूसरी मेरी माँ से। मुझे पैदा करने के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। गुलनाज बेगम ने मुझे पाला, मगर एक दीवार हमेशा दरमियान रही, सगे और सुतेली की, जो इनसे ज्यादा मुझे महसूस होती थी। शायद मुझे एहसास से कमतरी हो गया था। शांजे खामोश थी, सिर्फ इसके आंसू गालों पर बहने लगे थे। मैं जवान हुआ तो इस घर की सियासत और नफरत से दूर चला गया था। बरसों वापस नहीं आया, मगर 4 साल पहले मुझे किसी काम से आना पड़ा। इनके अल्फाज रुके, गला भारी हो गया था। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सरदार अहान यूसुफ जई की माँ की इज्जत पर हाथ डाला था। शांजे जैसे पत्थर की हो गई थी। क्या आपने? इसके लब कब कपा गए। आपने किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला है? एहसान साहब के आंसू बह निकले। हाँ, और वो औरत इसी दिन मर गई। मैं चाह कर भी वक्त वापस नहीं ला सकता। सरदार के बाप ने कसास के तौर पर यह शर्त रखी कि जब मेरी बेटी 22 साल की हो जाए इसे इस खानदान के हवाले किया जाए। आज वो दिन आ गया है बेटा। उनका कहना था कि तुम्हें बांदी के तौर पर यहाँ दिया जाएगा, मगर मैं लड़ पड़ा तो तुम्हें सरदार अहान यूसुफ जई की बीवी बनाया जा रहा है। शांजे की सांस अटक गई। तो इसका मतलब आप मुझे सजा के तौर पर बेच रहे हैं? नहीं बेटा, बेच नहीं रहा, बचा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा और तुम्हें नौकरानी बना दिया जाएगा। वो चीख उठी, मुझे आपकी जिंदगी की कीमत पर अपनी जिंदगी नहीं चाहिए बाबा। क्यों क्यों बेटियों को हमेशा बाप की गुनाहों का कफारा बनना पड़ता है? मैं ऐसा नहीं करूंगी बाबा, मैं थक गई हूँ। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जहाँ मैं एक आजाद पुरसकून जिंदगी बसर करती थी। एहसान साहब ने हाथ जोड़े। मैं मजबूर हुई शांजे, खुदा के लिए मेरा मान रख लो। रोती हुई पीछे हटी। नहीं, अब कुछ नहीं सुनना। वो जमीन पर बैठ गई थी, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। बाप के किए की सजा बेटियों को ही क्यों मिलती है? चंद लम्हे बाद वो उठ खड़ी हुई। आंसू चेहरे पर बह रहे थे, मगर आवाज में ठहराव था। ठीक है बाबा, मैं मान गई, मंजूर है मुझे ये निकाह। बस एक वादा करें, दोबारा कभी अपनी बेटी की आंखों में मत देखना, क्योंकि आप मेरी इस नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो आज मेरे दिल में आपके लिए पैदा हुई है। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने घटिया इंसान हैं। ये कहकर वो मुड़ी और तेजी से बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया था। बाहर एहसान साहब की आंखों में निदामत का एक ऐसा साया उतरा था जिसका कोई अंजाम नहीं था। दरवाजे के पीछे से सिर्फ एक मध्यम रुकी हुई सिसकी सुनाई दे रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसकी यहाँ का इंतजार था और अगले दिन ही निकाह के इंतजाम जोरों शोर से शुरू हो गए थे। आज वो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के नाम कर रही थी जिसके वजूद से ही इसे घिन महसूस होती थी, मगर वो मजबूर थी। अपने बाप की की सजा इसको भुगतनी ही थी। लाउंज रोशनियों से भरा हुआ था, मगर फिजा में अजीब से सन्नाटा छाया था। कलीन पर बैठे रिश्तेदारों की सरगोशियां भी जैसे बोझ बन गई थी। दीवारों पर लटके फनूस चमक रहे थे।
लेकिन इनकी रोशनी में भी एक बेचैनी तैर रही थी। कमरे के बीच में 2 कुर्सियां रखी थी, एक पर शानजे, दूसरे पर सरदार आहान यूसुफजई बैठा था। शानजे के जिस्म पर गहरा सुर्ख लिबास, भारी दुपट्टा, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर खूबसूरत सा मेकअप था। इसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, जो इसको और खूबसूरत बना रही थी। इसके करीब एहसान साहब बैठे थे, मगर नजरें झुकी हुई थी जैसे वो अपने वजूद से शर्मिंदा हो। मौलवी साहब ने अनक दुरुस्त की कागज खोला और धीरे लहजे में बोले, सरदार साहब, निकाह की इजाजत है। आहान ने एक मुख्तर से सांस भरी निगाहें झुकाए हुए बोला, इजाजत है। इसकी आवाज में वही ठहराव था जो ताकत के साथ आता है, मगर दिल की सख्ती नहीं थी, बस एक गहरी खाली जगह। मौलवी साहब ने निगाह शानजे पर डाली। शानजे बिनते एहसान यूसुफजई, आपका निकाह सरदार आहान यूसुफजई से तय किया जाता है। हक महर 1 लाख मुकर्रर है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में सब की नजरें इस पर मरकूज हो गई थी। शानजे के हाथ हल्के से कांपे। इसने एक लम्हे को अपने बाप की तरफ देखा, जो अब भी सर झुकाए बैठे थे। इसके लब कपाए, फिर वो धीरे से बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, शानजे बिनते एहसान यूसुफजई, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इससे जब्त की आंखों के किनारे भी गए थे, कबूल है। तीसरी बार सवाल किया कि आपको ये निकाह कबूल है? उस सख्त और मजबूत लहजे में बोली, कबूल है। कमरे में हल्की सी सिसकी की आवाज गूंजी। किसी ने सर झुका लिया, किसी ने आंखें फेर ली। एहसान साहब ने पहली बार नजरें उठाई, मगर इन आंखों में इतना दुख था कि वो खुद इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मौलवी साहब ने रुख मोड़ा, सरदार आहान यूसुफजई, क्या आपको यह निकाह कबूल है? आहान ने सर उठाया, चंद लम्हे शानजे को देखा, एक सर्द गैर जज्बाती नजर, फिर संजीदगी से बोला, कबूल है। सरदार साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। तीसरी बार भी वही ठहराव, वही खुश्क लहजा, कबूल है। मौलवी साहब ने कागज बंद करते हुए कहा, मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हुआ। कमरे में चंद रस्मी मुबारकबादें गूंजी, मगर इन आवाजों में खुशी का साया तक रहा था। शानजे के दुपट्टे का किनारा फर्श पर फिसल गया था। इसने इसे समेटने की कोशिश नहीं की। आहान अपनी जगह से उठा, चेहरे पर वही खामोशी लिए बाहर चला गया था। एहसान साहब ने बेटी की तरफ देखा, मगर वो अब भी पत्थर बनी बैठी थी। सिर्फ होठों से एक बेआवाज जुमला निकला, कबूल है, जिसे वो खुद से कह रही हो, यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ सच है। बाहर सूरज चमक रहा था, मगर हवेली के अंदर दिन भी रात जैसा लग रहा था। कुछ रसूमात के बाद इसको सरदार आहान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली थी। फनूस की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती और गायब हो जाती थी। शानजे सुर्ख जोड़े में बैठ के किनारे बैठी थी, उंगलियां दुपट्टे के पल्लू में उलझी हुई थी। चेहरा सफेद, आंखों के गिर्द सूजी हुई लाली, जैसे कई घंटों से रोई हो। कमरे में सन्नाटा था, मगर इसके दिल में शोर उठ रहा था। चंद लम्हे बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। आहान अंदर दाखिल हुआ। कदम नाप तोल कर रखे गए, जैसे किसी अदालत में पेशी हो। वो एक लम्हे को रुका, फिर अपनी चादर उतारकर कुर्सी पर डाल दी। इसकी नजरें इस पर नहीं रुकी, मगर इसकी मौजूदगी ने कमरे का सारा सुकून तोड़ दिया था। शानजे ने सर उठाया, बिना सोचे समझे बोल पड़ी, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक बनाऊंगी। ये निकाह तुम्हारा और बाबा का किस्सा है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते में बंधी हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। आहान चंद लम्हे चुप रहा, फिर धीरे से बोला, किससे सबके हिस्से बन जाते हैं, चाहो या ना चाहो। तुम मेरी बीवी हो, यह हकीकत है। मैं अपने हक से कभी दस्तबरदार नहीं होता। लहजा ठहरा हुआ था। हकीकत? वो हंसी। जबर से कायम होने वाली हकीकत को हकीकत कहते हैं? आहान ने करीब आकर कहा, मैं जबर नहीं, हक मांग रहा हूँ, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। एक बीवी होने की हैसियत से तुम मुझे हक की ज़ौजियत दोगी, हर कीमत पर। मैं किसी कीमत पर हक की ज़ौजियत कभी नहीं छोड़ूंगा। शानजे ने निगाह उठाकर कहा, हक वहाँ मांगा जाता है जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ तो सिर्फ हिसाब चुकता किया जा रहा है, और निकाह करके हिसाब चुकता हो गया है। इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि लम्हा भर को वो खामोश हो गया। हवा रुक गई, फिर वाहिस्ता से बोला, मेरी भी कोई मजबूरी थी शानजे, और तुम्हारी मजबूरी की सजा मुझे क्यों मिले? इसके आंसू पलकों पर ठहर गए थे। क्या बाप के गुनाह का तवान बेटियों से लिया जाता है? वो पीछे हटकर खड़ा हो गया, आंखों में तुर्की, लबों पर जब्त। तुम्हें समझना चाहिए, मैं खुद इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन हालात, ताकत। शानजे ने बात काट दी। ताकत हमेशा कमजोर पर आजमाई जाती है ना सरदार आहान यूसुफजई? कमरे में खामोशी छा गई। दोनों अपनी जगह खामोश रहे, फिर वो धीरे से उठ खड़ी हुई। इसके कदम भारी थे, मगर लहजा मजबूत। ये निकाह मेरे लिए सजा है, मगर मैं इसे कबूल नहीं करूंगी। ये मेरी आज़ादी की कीमत है। आहान ने नजरें झुकाई, मगर कुछ कहा नहीं। शानजे ने अपने दुपट्टे का पल्लू संभाला, वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले ही वो इसका बाजू थाम चुका था और इसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल आवाज बंद, मेरी इजाजत के बगैर तुम कपड़े तब्दील नहीं कर सकती। मैं अभी तुम्हें जी भर कर देख नहीं पाया। इसकी बात सुनकर बहुत गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है, ये हाथ छोड़ो मेरा। मगर अचानक ही वो इसकी कमर में हाथ डाल चुका था और इसको देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझसे अच्छे की उम्मीद नहीं रखना। बीवी हो तुम मेरी, और मुझे हक ज़ौजियत चाहिए, अभी और इसी वक्त। ये कहते हुए इसकी गर्दन पर अपने दांत काट चुका था, जबकि तकलीफ पर इसकी आंखें उबल पड़ी थी। वो इसको धकेल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था। वो इसको अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ गया था। वो चिल्लाई थी, लेकिन वो इस पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा था।
वो उसकी शिद्दत शदीद तड़प कर बोली, मैं कुंवारी हूँ, प्लीज आहिस्ता करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जबकि उसको देखते हुए बोला, 3 साल से मैं भी कुंवारा ही हूँ, बर्दाश्त करो। ये कहते हुए इसमें सरायत कर गया था। इसकी चीखें और सिसकियां कमरे में गूंजी थी, जबकि वो रोते हुए आंखें मीच गई थी। काफी देर तक इसने मज़ाहमत की थी, मगर फिर थक कर अपने आप इसके हवाले कर गई थी। लाउंज की खिड़कियों से आती हल्की सी धूप सोफे के किनारे पर फैल रही थी। वो सफेद सादी शलवार कमीज पहने घुटनों में सर दिए बैठी थी, आंखों में वीरानी लिए वो चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। इसके हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी और निगाहें कहीं दूर खला में अटकी हुई थी। घर के बाकी हिस्सों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, मगर यहाँ इस कोने में सिर्फ खामोशी थी, भारी, साकित और थोड़ी सी अजियत भरी। चंद लम्हे बाद गुलनाज बेगम बिसाखी थामे लाउंज में दाखिल हुई। इनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्ती थी, जिसे किसी ने इनके माथे पर गुरूर और इख्तियार की लकीर खींचती हो। वो एक नजर इस पर डालकर रुकी, फिर तेज लहजे में बोली, ए छोरी, यहाँ क्यों बैठी है? मुलाजमा बोल के गई है ना सबके दरमियान बैठकर नाश्ता करो, आकर बैठो सबके साथ। अकेली क्यों बैठी हो यहाँ पर? वाहिस्ता से बोली, सुकून का सांस लेने के लिए बैठी हूँ, भर वक्त आप मेरे सर पर क्यों सवार रहती हैं? गुलनाज बेगम की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। ये किस लहजे में बात करी हो तुम मुझसे? पता है मैं कौन हूँ, इस खानदान की। इससे रुख मोड़े बगैर कहा, आप जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ सुकून से बैठने दें। नहीं करना मुझे कोई नाश्ता, जिंदगी अजाब बनाई हुई है, गुनाह कोई और करे और सजा कोई और भुगते। न जाने ये कौन सा इंसाफ है। गुलनाज बेगम ने गुस्से से कदम बढ़ाया, जुबान संभाल कर बात करो लड़की, अभी तुम्हें। मगर इतने में दरवाजा खुला और रहान अंदर आया। इसके चेहरे पर नींद और संजीदगी दोनों के साथ ही वो अपनी दादी के गिर्द बाजू रखकर बोला, क्या हुआ है, सब खैरियत है? गुलनाज बेगम ने फौरन शिकायत की, खैरियत कहाँ, तुम्हारी बीवी हमसे बदतमीजी कर रही है, तुमने सिखाया नहीं इसे? हम इसे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं और ये जुबान चला रही है आगे से। आन ने एक लम्हा इसकी तरफ देखा, वो खामोश बैठी थी, नजरें झुकाए, होंठ भीगे हुए। वो बोला, क्या बदतमीजी की है इसने? गुलनाज बेगम चीख कर बोली, हमें कह रही है सुकून ले दे, न नाश्ता करना न कुछ। बता नहीं तुमने कौन है हम? आहान ने गहरा सांस लिया, अच्छा आप जाए, मैं ले आता हूँ इसे। और बेजारी से बोली, ले आओ वरना मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगी। और तेज कदमों से कमरे से निकल गई थी। दरवाजा बंद होते लाउंज में फिर खामोशी उतर आई। आहान चंद कदम आगे बढ़ा और इसके सामने जाकर रुका। चलो सबके साथ नाश्ता करना है। वो अभी चुप रही, फिर संजीदगी से बोली, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती और प्लीज तुम मुझसे बात मत करो। रात जो तुमने मेरे साथ किया मैं भूल नहीं सकती। तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब आए, कैसे सरदार हो तुम, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? आन के चेहरे पर लम्हा भर के लिए शर्मिंदगी का साया आया, मगर फौरन लहजा बदल गया था। कुछ अनोखा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, हर दुल्हन के साथ यही होता है। तुम बस ड्रामा बंद करो और चलो मेरे साथ। वो तनफुर से बोला, ये कौन सी ढोस है, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। आहान एकदम करीब आया, आवाज नीची मगर धमकी से भरी हुई थी, अगर अभी मेरे साथ नहीं चली तो खुदा की कसम आज रात भी तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगा। वो लम्हा भर के लिए इसकी बात पर जम गई। इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ी थी, निगाहें जमीन में गड़ गई थी और लबों पर एक टूटा सा जुमला आया, ठीक है चलती हूँ। वो इसकी वहशतें याद करके कांप उठी थी। आहान ने एक फातियाना सांस भरी और दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। वाहिस्ता से उठी, शाल संभाली और इसके पीछे चल पड़ी, जैसे अपना वजूद भी साथ घसीटती जा रही हो। लाउंज की रोशनी अब मध्यम लगने लगी थी और दीवार पर पड़ती धूप की लकीर जैसे इसके अंदर के सुकून की आखिरी किरण थी, जो अब बुझ चुकी थी। वक्त तेजी से और गुजरता जा रहा था। इसने बहुत मुश्किल से इस तंज भरे माहौल में खाना खाकर फिर रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में फैल रही थी, मगर फिजा में एक अजीब घुटन थी। वो फर्श पर रखे बैग में कपड़े फेंक रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ भरा हुआ था। कमरे का हर कोना इसकी बेतरतीबी में लर्ज रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला और वो अंदर आया, चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में गुस्से की तेजी। इसको मुलाजमा पैगाम पहुंचा चुकी थी कि वो कमरा बंद किए पैकिंग कर रही है। अंदर दाखिल होते हुए धड़ा, पागल हो गई हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वो चिल्लाया और इसके करीब आया। वो लम्हे भर कर रुकी, फिर कपड़े हाथ से फेंक कर पलटी। हाँ पागल ही हो गई हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जिसे रिश्तों की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा, आंखों में गुस्सा चमक उठा। बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है तुम्हें, ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो इस विलायती लड़की से परेशान हो रहा था, इसको काबू करना बहुत मुश्किल था। वो चीखी, हाँ आने लगा है, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी वजह से मैं हर तरफ से बेबस हो चुकी हूँ। जिसके दिल में जो आता है वो मुझ पर थोप देता है, बोल देता तुम कहाँ हो, इस सब में किस बात की शोहर हो तुम मेरे? वो तंजी हंसी हंसकर बोला, तुम हरकतें ही ऐसी कर रही हो जो लोग तुम्हें सुनाते हैं। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि तुम्हें कुछ कहा जाए। वो लम्हे भर को रुकी, फिर भराई आवाज में बोली, यही तो मसला है आहन, तुम कुछ बोलते ही नहीं। निकाह कर लिया मगर मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकते, हर जुल्म चुपचाप देख लेते हो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे सबके सामने जलील करवाया है। नाश्ते की मेज पर भी तुम्हारी दादी मुझे कितनी बातें सुना रही थी, तुम्हारे बाबा कितनी बार मुझे नफरत भरे लफ्ज बोल चुके हैं। क्या मैं इसीलिए इस रिश्ते में बंधी हूँ? इसने भौं में सकेड़ी।
लहजा सख्त हुआ। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा ड्रामा, मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों को सुनना नहीं है। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? सरदार की बीवी और यही रहोगी, इसी चार दीवारी में। वो हंसी जो तुलखी से भरी हुई थी। चार दीवारी ये कैद है, आहान कैद, और तुम जेलर बने बैठे हो। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे। वही कदम पीछे हटा। शायद हैरान हुआ मगर इसके लहजे की शिद्दत ने इसके गरूर को ललकार दिया था। ये बातें वो औरतें करती हैं जो फजूल घरानों की होती हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। तुम्हें याद रखना चाहिए तुम किस खानदान में हो। वो आगे बढ़ी। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बस शोले थे। खानदान, जिस खानदान में औरतों को गुनाहों का तवान चुकाना पड़ता है। अगर तुम्हारी अम्मा ने खुदकुशी की थी तो इनका फेल था। मेरे बाबा ने गलती की, मानती हूँ। उन्होंने इनकी इज्जत पर हाथ डाला, ये गुनाह था। लेकिन इनकी बेटी को गुलाम बना लेना, इससे शादी करके बदला लेना, यह उसूल नहीं, बुजदली है। हान, ऐसी बुजदली जो सिर्फ मर्दों में पाई जाती है, जो औरतों से बदला लेते हैं क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि असल मुजरिम का सामना कर सके। इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सख्त लहजे में बोला, जुबान संभाल के बात करो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने जो किया खानदान की इज्जत के लिए किया है। वो धीरे से बोली मगर लहजा खंजर की तरह तराशीदा था। इज्जत? वो इज्जत जो औरतों के खून से तो ली जाती है। तुमने अपनी माँ का गम मुझ पर निकाला और खुद को मर्द कहलाते हो। तुम्हें इंतकाम नहीं मिला, तुम्हें कमजोरी मिली है। तुम मजबूत होते तो इंसाफ करते, ना कि सजा एक मासूम को देते। पूरी रात तुमने वहशी बनकर नोचा है मेरे जिस्म पर। जगह जगह तुम्हारी दांतों के निशान है, ये देखो। इसने अपने वजूद से दुपट्टा खींचा, गर्दन पर, गर्दन से नीचे तक दांतों के ही निशान थे। वो रोते हुए चुकी। इसके अल्फाज जैसे दीवारों से टकरा कर गूंज गए थे। वो चंद लम्हे से देखता रहा, वो उससे दुख और बेबसी के मिले जुले एहसास के साथ। फिर धीरे से बोला, तुम बहुत जहरीली बातें करती हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम इस घर का हिस्सा हो और यही तुम्हारी हैसियत है। उसकी आंखों में सीधा देख कर बोला, हकीकत वो नहीं जो तुम तय करो हान, हकीकत वो है जो इंसान अपने अंदर से जानता है। और मेरी हकीकत यह है कि तुम्हारा जुल्म अब मुझे डराता नहीं है बल्कि ललकारता है। मैं अब मजीद ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो वापस अपने बैग के करीब गई, मगर अब हाथों में कपकपाहट नहीं थी। जिसके अंदर जो तूफान था वो बाहर आ चुका था। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, मगर इस बार ये खामोशी शिकस्त की नहीं, ऐलान बगावत की थी। वो चंद लम्हे इसको देखता रहा तो फिर कमरे से निकल गया था, लेकिन दरवाजा बंद करना बाहर से नहीं भूला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सामान पैक करके इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो गुस्से से दरवाजे पर लात मारकर वहीं बैठ गई थी। रात अपने अरूज पर थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार के साथ रखा लैंप हल्की हल्की लरजती रोशनी दे रहा था। बाहर हवा के झोंके खिड़की से टकराकर एक हल्की से सिसकी पैदा करे थे। कमरे में दाखिल हुआ तो लम्हा भर को रुक गया। सामने फर्श पर एक कोने में शांजे बैठी थी। इसका चेहरा दोनों हाथों में छुपा हुआ था, कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। इसके रोने की आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसे कैद बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। आहान ने गहरी सांस लेकर लम्हे की तवक्कुफ के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके बराबर में जा बैठा। कोई देर से खामोशी थी, फिर नरम लहजे में बोला, शांजे बस करो, यूं क्यों रो रही हो? इसने चेहरा उठाया, आंखें सुर्ख, चेहरा आंसू से तर। हिचकियों के दरमियान बोली, अब क्यों आए हो? सब कुछ खत्म हो चुका है, अब चुप करवाने से क्या होगा? लम्हे भर के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। शायद बहुत देर कर दी, मगर दिल से मांग रहा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था। तुम खुद बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे अपनी माँ का बदला लूंगा? वो खामोश रही, मगर इसकी आंखों में खुफकी और दुख दोनों तैर रहे थे। आम ने नजर झुकाई, मगर मध्यम लहजे में बोला, हाँ मैं भी चाहता था तुम्हारे बाप को इनके किए की सजा मिले। वो सजा इन पर आनी चाहिए थी, तुम पर नहीं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा तुम मेरी जिंदगी में कोई अजनबी नहीं, अजीब सा सुकून हो तुम मेरी जिंदगी में। शायद वही सुकून है जो मैंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मेरी पहली बीवी, मेरे बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी की। मुझे पहली बीवी से नफरत थी, मेरी कुर्बत और मोहब्बत के लिए हमेशा तरसती थी। इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ लाइफ पार्टनर क्या होता है। इसलिए मैंने तय किया था कि अगर अब मैं अपनी जिंदगी में किसी लड़की को शामिल करूंगा तो इसे बहुत मोहब्बत दूंगा। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़े अलग थे। तुम मेरी बात समझ नहीं रही थी और मैं हालात को संभाल नहीं पा रहा था। शांजे के होठ कपकपाए, आवाज भर आ गई, अगर तुम वाकई ऐसा सोचते थे तो तुमने मुझे इतनी तन्हाइयां क्यों दी? क्यों हर वक्त एहसास दिलाते रहे कि मैं किसी की बेटी नहीं, बस एक सजा हूँ? मैं भी तो अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी तुम्हारे पास, अपने घर, अपने बाबा, अपनी दुनिया से मुंह मोड़ा। फिर मेरे हिस्से में सिर्फ इल्जाम और तजलील क्यों आई? उसकी बात सुनता रहा, हर लफ्ज इसके अंदर कहीं गहरा चुभता जा रहा था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें दुखती है, मगर कभी नफरत नहीं की। शायद मैं खुद अपनी उलझनों में ऐसा खो गया कि तुम्हारे एहसासात देख ही नहीं सका। शांजे धीरे से बोली, अब एहसास हुआ है तुम्हें जब सब कहानियां खत्म होने को हैं। वह धीरे से मुस्कुराया, मगर आंखों में नमी तैर रही थी। कहानियां तब खत्म नहीं होती जब कोई रो पड़े, बल्कि तब जब कोई संभालने वाला ना रहे। मैं चाहता हूँ हम दोबारा शुरू करें। अगर तुम चाहती हो इज्जत, सुकून, तहफ़्फ़ुज़, तो आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा सिवाय मेरे। और मैं वादा करता हूँ अब मेरी आवाज़ में हुक्म नहीं, मोहब्बत होगी। तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो। महीने में
एक दफा हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। दादी जान को भी मैं कह दूंगा कि तुम्हें कुछ ना कहें। तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। जब तुम चाहोगी तब करीब आऊंगा। अब तो तुम यही रहोगी ना। मेरा तुमसे वादा है कि शानजे मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता बोला। शानजे इसकी बात पर कुछ कह न सकी। आंसू फिर बह निकले। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन की तरह नहीं देखा। मैं थोड़ी नादान जरूर हूँ लेकिन बुरी नहीं हूँ। आहान ने हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से इसके आंसू साफ किए। वो थोड़ा झुक कर इसके करीब आया। अब बस करो, चुप हो जाओ। इसके लहजे में सख्ती की बजाय नरमी थी। शानजे ने थके हुए अंदाज में इसके सीने से सर टिका दिया। लम्हा भर बाद इसके बाजू खुद ब खुद इसके गिर ढाई हो गए थे। कमरे में फकत दिलों की धड़कनें बाकी रह गई थी। बाकी हवा थम गई थी और लैंप की रोशनी में दोनों के चेहरे सुकून से भरे दिखाई दे रहे थे, जैसे एक तफील तूफान के बाद आखिरकार रात ने अमन का सांस लिया हो। बेशक किसी और की सजा कभी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। जो सजा का हकदार है इसी पल सजा दो, या तो माफ कर दो या फिर सूली पर लटका दो।